नंबर 17, राउंड वर्सेस अराउंड। राउंड का मतलब होता है चारों तरफ और अराउंड का भी मतलब होता है चारों तरफ। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बात कर रहे हैं हम राउंड की, तो जब कोई सर्कुलर फॉर्म की हम बात करेंगे, सर्कुलर, उसके चारों तरफ की हम बात करेंगे तो वो होता है राउंड। अराउंड का यूज़ हम करते हैं बाहर के लिए, बाहर, आउटसाइड, चारों तरफ, चारों तरफ। जैसे ये एक पार्क है, इसका साइज कुछ ऐसे 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 ऐसे, ये एक पार्क है। इसको हम मान लेते हैं डाइनिंग टेबल। तो यहाँ एग्जाम्पल हम लिखते हैं, दे आर ईटिंग फूड सिटिंग राउंड द टेबल, राउंड द टेबल। इसका मतलब वो टेबल के चारों तरफ बैठकर खाना खा रहे हैं, क्योंकि टेबल का जो शेप है वो सर्कुलर है, इसीलिए हमने यहाँ पर राउंड का यूज़ किया। और वहीं हम पार्क की बात करें तो पार्क के बाहर चारों तरफ बाउंड्री है, तो बाउंड्री के चारों तरफ इसको हम बोलते हैं अराउंड। जैसे देयर इज अ पार्किंग, पार्किंग अराउंड द पार्क, अराउंड द पार्क, राइट। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो घूम रहा है, पार्क के चारों तरफ घूम रहा है, पार्क के अंदर नहीं है, वो पार्क के बाहर चक्कर लगा रहा है, पार्क की बाउंड्री के बाहर। तो ही इज मूविंग अराउंड द पार्क, अराउंड द पार्क, राइट। वही राउंड का दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द अर्थ राउंड्स द सन। इसका मतलब क्या हुआ कि पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है। सो ये डिफरेंस था राउंड वर्सेस अराउंड। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और प्रपोजिशंस। अप वर्सेस डाउन। तो अप और डाउन, इसका मतलब जब कोई भी चीज़ रेज होकर ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अप। और जब कोई भी चीज़ नीचे की तरफ आती है तो उसको हम बोलते हैं डाउन। तो ये इसका बेसिक डिफरेंस है। जैसे कि ही स्टूड अप, ही स्टूड अप, इसका मतलब क्या हुआ कि वो उठा। जब वो बैठा होगा तो जैसे वो उठा तो इसका मूवमेंट कैसे हुआ, ऊपर की तरफ हुआ, इसीलिए हमने स्टैंड के साथ में अप लगाया है। तो ही स्टूड अप एंड आस्क्ड द क्वेश्चन, एंड आस्क्ड द क्वेश्चन, मतलब कि वो खड़ा हुआ तो बैठा हुआ था वो, जब वो खड़ा हुआ तो उसका जो मूवमेंट था वो नीचे से ऊपर की तरफ था, बैठे हुए से खड़े होना, तो ही स्टूड अप, और उसने क्वेश्चन पूछा। उसके बाद में फिर वो बैठ गया तो ही सैट डाउन, सैट डाउन। तो अब जब वो खड़ा हुआ था तो जब वो बैठा तो इसका मूवमेंट डाउनवर्ड हो गया, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सेट के साथ में डाउन का यूज़ किया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप द ट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि वो पेड़ के ऊपर चढ़ा, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, वो पेड़ से नीचे गिर गया तो ही फेल डाउन। फॉल का मतलब होता है गिरना, सेकेंड फॉर्म होता है फेल। ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, ही फेल डाउन फ्रॉम द ट्री, वो पेड़ से नीचे गिर गया। तो अप और डाउन के बीच में ये बेसिक सा अंतर है। जब कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ बढ़ती है या फिर रेज होती है तो उसको हम बोलते हैं अप, और जब वो नीचे आती है ऊपर से तो उसको हम बोलते हैं डाउन। वो मोशन में होना चाहिए, इसका यूज़ हम तभी करेंगे। जैसे लिफ्ट है, तो ये जो लिफ्ट है जब वो ऊपर की तरफ जाती है तो ये हो गया अप, और जब
लिफ्ट ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो ये हो गया डाउन। लिफ्ट गोज अप और लिफ्ट कम्स डाउन, दैट्स फॉर द डिफरेंस बिटवीन अप एंड डाउन। 19 पर है थ्रो। थ्रो का मतलब है के माध्यम से, के माध्यम से, या फिर बोल सकते हैं मीडियम। किसी भी काम को किया किस माध्यम से किया, उसका जरिया क्या था। जैसे कि मुझे ये खबर न्यूज़पेपर के माध्यम से पता लगी, तो आई न्यू दिस थ्रू द न्यूज़पेपर, थ्रू द न्यूज़पेपर, राइट। या फिर दूसरा सेंस इसका देख सकते हैं हम के माध्यम से, उसकी जगह अगर हम ये बोल दें कि वो के ज़रिए से, वो दरवाजे के ज़रिए से आया, वो दरवाजे के माध्यम से आया, तो ही केम थ्रू द डोर, ही केम थ्रू द डोर। चोर खिड़की के माध्यम से अंदर आया, तो thief came through the window। एक इससे पहले हमने रूल किया था बाय का। जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे थे वहाँ पर हम बाय का यूज़ कर रहे थे, ट्रेन, बसेस, कार, तो जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थे हमारे, तो वहाँ पर हम बाय का यूज़ कर रहे थे। हम चाहें तो हम थ्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वो कार के माध्यम से आया तो ही came by the car, तो हम by की जगह पर थ्रू का भी यूज़ कर सकते हैं। 28 पर देखते हैं अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब जो नॉर्मली हमारे सुनने और समझने में आता है के विरुद्ध। ही कंप्लेंड अगेंस्ट हिम, मतलब उसने इसके विरुद्ध कंप्लेन कर दी या फिर शिकायत कर दी। दूसरा देखें, वर्कर्स वर अगेंस्ट द चेयरमैन। किसी कंपनी के चेयरमैन के अगेंस्ट, मतलब ये सारे वर्कर इस चेयरमैन के खिलाफ हो गए, अगेंस्ट हो गए, मतलब विरुद्ध हो गए। नंबर 1। दूसरा इसका रूल है सटकर, से सटकर। जब किसी दीवार से सटकर हम खड़े होते हैं तो उसके लिए भी हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। चाइल्ड इज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल, राइट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और इस दीवार से सटकर एक नसेनी रखी हुई है, इसके लिए हम अगेंस्ट का यूज़ करेंगे। तो द लैडर इज प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल। तो इसका दूसरा सेंस है, जब हम किसी भी दीवार से सटकर खड़े होते हैं तो उसके लिए हम अगेंस्ट का भी यूज़ करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हमने देखा कि दीवार से सटकर नसेनी रखी हुई है, तो द लैडर इज़ प्लेस्ड अगेंस्ट द वॉल, बच्चा दीवार से सटकर खड़ा हुआ है, द चाइल्ड इज सिटिंग अगेंस्ट द वॉल। अगेंस्ट का थर्ड रूल है के विपरीत, के विपरीत, ठीक है। के विपरीत का मतलब कैसे, जैसे कि ये हवा है, ये हवा बह रही है, तो जब आप हवा के साथ साथ में जाते हो, हवा के साथ साथ में जब चलते हो तो ये होता है विद द विंड। और जब आप हवा के विपरीत जाते हो, मतलब जिधर से हवा आ रही है आप उसी साइड में जा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं के विपरीत, और वहाँ पर हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे शिप्स आर सेलिंग अगेंस्ट द विंड, मतलब जिस दिशा से हवा आ रही है उसी दिशा में सब
सारे के सारे शिप्स जा रहे हैं। अब इससे होता क्या है कि हमारी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि हम हवा के जस्ट अगेंस्ट में चलते हैं, इसीलिए जो मोशन है उसकी स्पीड कम हो जाती है। जैसे कि बहुत तेज़ हवा चल रही है और हम हवा की डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो जो हमारी स्पीड है वो नॉर्मली कम होती है, तो उसके लिए हम अगेंस्ट का यूज़ करते हैं। इसका मतलब होता है कि विपरीत। 21 फ्रॉम का सेंस से, काफ़ी बार फ्रॉम का सेंस से भी निकाला जाता है। जैसे आई एम फ्रॉम MP, आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम फ्रॉम ग्वालियर। तो इस सेंस में भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। नंबर 1। नंबर 2 बात करें, टाइम के लिए फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर में किसी भी काम को किया जाएगा या फिर फ्यूचर से आगे आने वाले समय से कोई काम स्टार्ट होगा, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे मैं मंडे से आऊँगा, तो आई विल कम फ्रॉम मंडे। तो मंडे अभी आया नहीं है, जो आगे आने वाला मंडे है उस दिन से मैं किसी काम को करूँगा, तो आई विल कम फ्रॉम मंडे। मैं मंडे से आऊँगा, मैं नेक्स्ट मंथ से पढ़ाई स्टार्ट करूँगा, तो आई विल स्टार्ट माई स्टडी फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। अब फ्रॉम का यूज़ यहाँ पर हम फ्यूचर में कर रहे हैं। इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विल से। देखिए यहाँ पर विल लगा हुआ है, तो मतलब किसी भी काम को हम आगे आने वाले समय में स्टार्ट करेंगे, उस समय से हम उस काम को कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं अगले हफ्ते से मॉर्निंग वॉक पर जाऊँगा, तो आई विल गो फॉर मॉर्निंग वॉक फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो ऐसे हम फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाले समय के लिए, जिस समय से हम किसी भी काम को लगातार करना शुरू कर देंगे। तो पहला एक ये कॉन्सेप्ट हो गया टाइम का, और दूसरा फ्रॉम के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। फ्रॉम के साथ में जब हम टू का यूज़ करेंगे तो हम बात करते हैं 2 पॉइंट ऑफ टाइम की, 2 पॉइंट ऑफ टाइम की, जिसको हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। तो जब हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो उसके लिए हम फ्रॉम और टू का यूज़ करेंगे। जैसे हमने एक यूज़ पढ़ा था बिटवीन के साथ में हम एंड का यूज़ करते हैं। इसकी पेयरिंग, बिटवीन की पेयरिंग एंड के साथ में होती है, तो फ्रॉम के टू के साथ में होती है। जैसे मैं 7 से 9 स्टडी करता हूँ, तो आई स्टडी फ्रॉम 7 to 9, ठीक है ना, ओ क्लॉक। अगर वहीं हम यहाँ पर बिटवीन का यूज़ कर दें, बिटवीन का यूज़ हम कर देते हैं, तो 7 and 9 हो जाएगा। तो ये याद रखना है। जैसे मैं 10 से 12 खेलता हूँ, तो आई प्ले फ्रॉम 10 to 12। ऐसे हमें इसका यूज़ कर लेना। तो टाइम के सेंस में हम फ्यूचर का यूज़ करते हैं, और फ्रॉम के साथ में हम टू का यूज़ करेंगे जब हम 2 पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे, ठीक है। और इसका दूसरा सेंस है जब हम फ्यूचर से किसी काम को करना लगातार शुरू करेंगे, तो वहाँ पर भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं आगे आने वाले समय के लिए। रूल नंबर 3 है, बीमारी से जूझने के लिए या फिर बीमारी से पीड़ित होने के लिए, वहाँ पर हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि उसे फीवर है, तो ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। फ्रॉम, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, सफ़र के साथ में हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और एक वर्ड होता है डिफ़र। डिफ़र का मतलब होता है अलग होना, उसके साथ में भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। डिफ़र बोलें या फिर डिफरेंट बोलें। जैसे कि आप मुझसे अलग हो, तो यू आर डिफरेंट फ्रॉम मी, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं, यू डिफ़र फ्रॉम मी। ओपिनियन का डिफरेंस होना, डिफ़र के साथ में फ्रॉम करते हैं, डिफरेंट के साथ में फ्रॉम करते हैं, डिफरेंस के साथ में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। तो वैसे ही
एक वर्ड है सफ़र, सफ़र के साथ में भी हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो किसी भी बीमारी से गुजरते हैं या फिर किसी बीमारी से कोई पीड़ित होता है तो वहाँ हम सफ़र के साथ में फ्रॉम का यूज़ करते हैं। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हेडेक। ठीक है, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम हेडेक। तो बीमारी से जूझने के लिए या फिर बीमारी से पीड़ित होने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। और देख सकते हैं इसको, अगर हम सोर्स बताते हैं, सोर्स बताते हैं तो उसके लिए भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। लाइक मैं ग्वालियर से हूँ तो आई एम फ्रॉम ग्वालियर। फ्रॉम। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ये ड्रेस मैंने मॉल से ख़रीदी तो आई बॉट दिस ड्रेस फ्रॉम मॉल। तो जब हम सोर्स बताते हैं तब भी हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फिफ्थ रूल की बात करते हैं, कोई भी चीज़ अगर किसी चीज़ से बनी होती है तो उसके लिए हम मेड फ्रॉम का यूज़ करते हैं। जैसे कि दही है वो दूध से बनता है तो कर्ड इज़ मेड फ्रॉम मिल्क। शर्ट कॉटन से बनती है, शर्ट इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। सिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिक्स्थ यूज़ देखिए इसका, सिक्स्थ वाला रूल बोलता है डायरेक्शन। डायरेक्शन बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। आप किसी जगह से आते हो तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करेंगे। जैसे मैं अपने घर से आया हूँ तो आई हैव कम फ्रॉम माई होम। माई होम। वो स्कूल से आ रहा है तो ही इज़ कमिंग फ्रॉम स्कूल। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए भी आप किसी जगह से आ रहे हो तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। 22 अक्रॉस। अक्रॉस का मतलब एक जगह से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना, तो इसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये नदी है और ये एक लड़का है, तो ये लड़का इस नदी को तैरकर पार करता है और इस छोर से, इस किनारे से इस किनारे पर इस छोर तक पहुंच जाता है, तो इसको हम बोलेंगे अक्रॉस। इसका एग्ज़ाम्पल, द बॉय, स्वयं का सेकेंड फॉर्म लिख देंगे स्वयं, अक्रॉस द रिवर। ठीक है, ऐसे हम इसको यूज़ करेंगे। दूसरा, ये रोड है। अब ये जो सड़क है, यहाँ से अगर कोई व्यक्ति उस सड़क को क्रॉस करता है और वो यहाँ पहुँच जाता है, तो इस छोर से इस छोर तक पहुँचने के लिए हम अक्रॉस का यूज़ करेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक कोई भी चीज़ मूव होकर जाती है तो उसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। जैसे कि ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड, उसने सड़क को एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने के लिए चल के वो फासला तय किया, तो इसके लिए हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, ये नदी है। अब इस नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है, एक पुल इस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये साइड हो गई और ये साइड हो गई। इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये छोर एक छोर हो गया और ये नदी का दूसरा छोर हो गया। तो ये जो पुल बना हुआ है वो कैसे बना हुआ है? अक्रॉस द रिवर। अभी हम अंडर ओवर की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस छोर से, नदी के एक छोर से दूसरे छोर तक वो पुल बना हुआ है। तो देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर। अक्रॉस द रिवर, राइट। तो ये था अक्रॉस। नेक्स्ट है
अबाउट, अबाउट का मतलब के बारे में, के बारे में। एग्जाम्पल देखिए, आई नो अबाउट यू, आई नो अबाउट यू मतलब मैं आपके बारे में जानता हूँ। ही इज़ वरिड अबाउट हर, अबाउट हर इसका मतलब वो उसको लेकर या फिर उसके बारे में चिंतित है। ही इज़ वरिड अबाउट हर। तो ये हो गया इसका पहला रूल। दूसरे रूल की बात करते हैं। अबाउट का एक यूज़ होता है अप्रॉक्स के सेंस में, इसका मतलब लगभग। अब लगभग कैसे यूज़ करेंगे, जैसे कि लगभग 8 बजे होंगे तो इट इज़ अबाउट 8 o'clock, अबाउट 8 o'clock। टाइम बताया कि लगभग 8 बजे होंगे तो इट इज़ अबाउट 8 o'clock। एज बता सकते हैं, ये लगभग 30 साल के आसपास है तो ही इज़ अबाउट 30 years। कई बार हम बात करते हैं करीब करीब, जैसे हम कभी कभी दूरी बताते हैं कि मेरे घर से मेरा स्कूल करीब करीब 5 किलोमीटर दूर होगा। माई स्कूल इज़ अबाउट 5 kilometers from my home। तो ऐसे हम अबाउट का यूज़ करते हैं। कभी कभी अबाउट का यूज़ पॉसिबिलिटीज़ के सेंस में भी होता है। पॉसिबिलिटी जैसे बारिश होने वाली है तो इट इज़ अबाउट टू रेन। ठीक है, इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश होने वाली है, वो आने वाला है तो ही इज़ अबाउट टू कम। ही इज़ अबाउट टू, यहाँ पर अबाउट के साथ में टू का यूज़ होगा, अबाउट टू कम। बिफोर, बिफोर का मतलब होता है कि पहले। ठीक है, कि पहले। इसका यूज़ हम टाइम के लिए करते हैं। जैसे नंबर 1 रूल है इसका, ही कम्स बिफोर 8 o'clock। ही कम्स बिफोर 8 o'clock। कई बार टाइम का इंडिकेशन भी होता है। ही finishes work before the time, before the time। मैं मंडे से पहले आ जाऊंगा, I will return before Monday। दूसरा before का मतलब होता है कि सामने। हमने in front of के कॉन्सेप्ट में इसको डिस्कस किया था कि जब लिविंग ऑब्जेक्ट के सामने आप होते हो, मतलब जब दो लिविंग ऑब्जेक्ट एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो वहाँ पर हम बिफोर का यूज़ करते हैं। जैसे मेरे सामने खड़े मत हो तो डोंट स्टैंड बिफोर मी, बिफोर मी, मेरे सामने खड़े मत हो, डोंट स्टैंड बिफोर मी। वो उसके सामने बैठा हुआ है तो ही इज़ सिटिंग बिफोर हर। ये लिविंग बीइंग है, हर हम शी के लिए लगाते हैं तो इसी के लिए हम यहाँ पर बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। मी लिविंग बीइंग है, बिफोर का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई नॉन लिविंग थिंग होता, नॉन लिविंग बीइंग होता तो बिफोर की जगह पर हम इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते। ओके, 25 आफ्टर। बिफोर से जस्ट ऑपोजिट है आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है कि पहले, आफ्टर का मतलब होता है कि बाद, के बाद। वो 8 बजे के पहले आता है, ही कम्स बिफोर 8 o'clock, वो 8 बजे के बाद आता है तो ही कम्स आफ्टर 8 o'clock। ही कम्स आफ्टर 8 o'clock, वो 8 बजे के बाद आता है। अब बात की थी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को लोकेट करने की कि मेरे सामने खड़े मत हो, ठीक है ना। तो जब किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के सामने एक लिविंग ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए हम बिफोर का यूज़ करते हैं। अगर किसी लिविंग ऑब्जेक्ट के पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, जैसे ये एक व्यक्ति है, इसके पीछे अगर कुछ भी हो, नॉन लिविंग हो या फिर लिविंग ऑब्जेक्ट हो,
पीछे की बात हो रही है तो उसके लिए हम आफ्टर का यूज़ करेंगे। उसके पीछे कुत्ता था, द डॉग वॉज आफ्टर हर, आफ्टर हर, या फिर कुत्ता उसके पीछे भाग रहा था, वॉज रनिंग आफ्टर हर, तो द डॉग वॉज रनिंग आफ्टर हर। कई बार हम बोलते हैं कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, तो वाई आर यू आफ्टर मी, आफ्टर मी, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो, वाई आर यू आफ्टर मी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो आफ्टर का मतलब होता है के बाद। हम इसको समय के सेंस में भी लगा सकते हैं और किसी भी चीज़ को लोकेट करने के लिए भी लगा सकते हैं। 26 विद, विद का मतलब के साथ, के साथ, ये इसका जनरल सेंस है समझने के लिए। जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ तो आई लिव विद माई फैमिली। मैं अपने फ्रेंड के साथ में स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड। दूसरे रूल की बात करते हैं। ये किसी भी चीज़ की इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताने के लिए यूज़ किया जाता है। इंस्ट्रूमेंटैलिटी बताने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी चीज़ को एज अ टूल यूज़ करते हैं तब हम विद का यूज़ करते हैं। जैसे मैं पेन से लिखता हूँ, जब हम पेन को एज अ टूल यूज़ करते हैं लिखने के लिए तो आई राइट विद पेन। वो चाकू से सब्जी काटती है तो चाकू को एज अ टूल यूज़ करती है सब्जी काटने के लिए, तो शी कट्स वेजिटेबल विद नाइफ। तो इंस्ट्रूमेंटैलिटी जब हम बताते हैं तो हम विद का यूज़ करते हैं। अब हमारे पास में कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ में हम विद का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3 में है क्वेरल विद। क्वेरल विद इसका मतलब होता है झगड़ा करना। अब जिससे भी झगड़ा करना, क्वेरल का मतलब झगड़ा करना। अब जिससे भी आप झगड़ा कर रहे हो तो उस व्यक्ति का जब नाम आता है तो हम विद से उसको कनेक्ट करेंगे, तो क्वेरल विद। एक्विंटेड विद, एक्विंटेड विद इसका मतलब होता है परिचित होना। डील विद, डील विद सौदा करना। फाइट विद लड़ाई करना। आर्ग्यू विद, आर्ग्यू विद। एंग्री विद, एंग्री विद किसी से गुस्सा होना, उसके लिए हम एंग्री विद का यूज़ करते हैं। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट समझने वाला है कि जब एंग्री का यूज़ हम करते हैं तो जब हमारा गुस्सा किसी चीज़ पर होता है, किसी वस्तु पर होता है, नॉन लिविंग थिंग्स पर, तो हम एट का यूज़ करते हैं। और जब लिविंग पर होता है तो हम एंग्री विद का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं आपसे नाराज़ हूँ तो आई एम एंग्री विद यू। मुझे मोबाइल पर गुस्सा है या फिर मुझे मोबाइल पर गुस्सा आता है तो आई एम एंग्री एट माई मोबाइल। तो जब किसी वस्तु पर गुस्सा है तो एंग्री एट, जब किसी व्यक्ति पर गुस्सा है तो एंग्री विद। प्रपोजिशन नंबर 27 दैट इज़ टू। अब टू के काफ़ी सारे यूजेस होते हैं। इसका हिंदी में लिटरली कोई मीनिंग नहीं होता। टू का यूज़ हम कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो देखते हैं। तो टू का रूल नंबर 1 है कहीं आने जाने के लिए कम और गो के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मेरे पास आओ, कम टू मी, कम टू मी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आना या फिर जाना किसी लिविंग के लिए हो या फिर नॉन लिविंग के लिए हो, दोनों के लिए आ सकता है टू का यूज़।
जब हम किसी वस्तु के पास में जाते हैं, जैसे कि वो टीवी के पास में गया, उसने टीवी बंद कर दी, तो ही वेंट टू द टेलीविज़न एंड स्विच्ड इट ऑफ। वो दरवाजे के पास गया, ही वेंट टू द डोर। वो दरवाजे के पास आया, ही केम टू द डोर। तो चाहे हम आने जाने की बात लिविंग के साथ में करें या फिर नॉन लिविंग के साथ में करें, टू का यूज़ हम दोनों के लिए कर सकते हैं। तो आने जाने में टू का यूज़ होगा, किसी जगह पर आने जाने में, किसी जगह से आने जाने में टू का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा आई गो टू स्कूल, तो जगह पर आने की बात हो रही है या फिर जगह पर जाने की बात हो रही है, तो हम वहाँ पर टू का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड, कुछ वर्ब्स हैं जैसे लिसन, टॉक, टॉक टू। टॉक के साथ में विद भी आता है और टॉक के साथ में हम टू का भी यूज़ कर सकते हैं। लिसन हुआ, टॉक हुआ, गिव, तो इनके साथ में हमें टू का यूज़ करना होता है। जैसे लिसन टू मी, लिसन टू मी, मुझे सुनो। टॉक टू मी, बात करो, टॉक टू मी। अगर लिसन और टॉक का यूज़ खाली हो रहा है, इसके पीछे कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, तो इनका यूज़ हम वैसे ही कर लेंगे सिंपल। लेकिन अगर लिसन और टॉक के पीछे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो इसके साथ में हमें टू का यूज़ करना है। जैसे कि मैं सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग, इसमें हमें किसी भी टू की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं म्यूज़िक सुन रहा हूँ तो आई एम लिसनिंग टू म्यूज़िक। वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग, मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग टू यू करना है, क्योंकि अब आप ऑब्जेक्ट हो गए। वहीं गिव की बात करें तो गिव के साथ में टू का यूज़ होता है। गिव दिस बुक टू मी, दिस बुक टू मी, ये किताब मुझको दे दो, तो गिव के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 3, लैटिन एडजेक्टिव्स, लैटिन एडजेक्टिव्स जो कि हमने डिग्री ऑफ कंपैरिजन में भी स्टडी किया था। सुपीरियर, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, ऐसे वर्ड्स के साथ में प्रायर, प्रेफर, इन वर्ड्स के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद है, तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। आई एम सीनियर टू यू, सीनियर टू यू। आई एम जूनियर टू यू, यू आर सीनियर टू मी, यू आर इन्फीरियर टू मी। तो ऐसे हम टू का यूज़ करेंगे इन वर्ड्स के साथ में। फोर्थ की बात करें, रीच के बाद में टू का यूज़ नहीं होता। रीच, किसी जगह पहुंचने के लिए हम टू का यूज़ नहीं करते रीच के बाद में। जैसे कि आई रीच स्टेशन, रीच, आई रीच स्टेशन, तो यहाँ हमने टू का यूज़ नहीं किया, जबकि हम स्टेशन जाने की बात कर रहे हैं, स्टेशन पहुँचने की बात कर रहे हैं। तो जब वर्ब हमारी गो या फिर कम आएगी तो ही हमें टू लगाना है, रीच के बाद में हम टू का यूज़ नहीं करते। फिफ्थ रूल की बात करें, सी, फिफ्थ रूल में जो होम है, होम के पहले हम टू का यूज़ नहीं करते। जैसे कि आई गो टू होम, ये सेंटेंस गलत हो गया। अगर हमें होम के पहले टू का यूज़ करना है तो एक पजेसिव एडजेक्टिव रखना होगा। तो आई गो टू माई होम, अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, आई गो टू माई होम। या फिर सिंपल, ये सेंटेंस हमारा सही है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट टू, आई गो होम। तो होम के पहले टू का यूज़ नहीं होता, आई गो होम करना है। अगर हमें टू का यूज़ करना है तो कोई एक एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा, तभी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कंप्लेन के साथ में हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे कि आप मुझसे कंप्लेन क्यों कर रहे हो, वाई आर यू कंप्लेनिंग टू मी, कंप्लेनिंग टू मी। दो वर्ड होते हैं, कंप्लेंट, कंप्लेन, ये वर्ब होता है और टी जिसमें लगा होता है वो नाउन होता है। वाई आर यू कंप्लेनिंग टू मी, यहाँ पर जो हमने रखा है वो इस वर्ड को रखा है। आई विल कंप्लेन टू योर फादर, तो जब हम कंप्लेन के साथ में बात करते हैं तो वहाँ पर हम टू का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 7, स्पीक के साथ में टू का यूज़ हम करते हैं। क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ, मे आई
स्पीक टू द मैनेजर, मे आई स्पीक टू द मैनेजर, क्या मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ। मे आई स्पीक टू यू, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हम रख सकते हैं। तो ये थे कुछ रूल्स रिगार्डिंग टू। आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन के बारे में। 28 पर है विदाउट। विदाउट का मतलब होता है के बिना, के बिना। एग्जाम्पल देखिए, आई कांट लिव विदाउट माई फ़ोन, मैं अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकता। ही केम विदाउट बुक्स, वो किताबों के बिना आया। शी डज नॉट गो आउट, डज नॉट गो आउट विदाउट मनी, वो पैसों के बिना बाहर नहीं जाती। तो विदाउट का मतलब होता है के बिना। मेरा दिन शुरू नहीं होता कॉफ़ी के बिना, माई डे डज नॉट स्टार्ट विदाउट कॉफ़ी। तो विदाउट का मतलब के बिना। बात करें विदिन की, तो विदिन का मतलब होता है किसी टाइम के अंदर अंदर। इसका मतलब होता है इन टाइम। किसी भी काम को आप उस समय के अंदर अंदर फिनिश कर लेते हो तो उसके लिए हम विदिन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा, मतलब 15 मिनट के अंदर अंदर पहुंच जाऊंगा, 15 से 16 मिनट नहीं होगा। तो आई विल रीच देयर, आई विल रीच देयर विदिन 15 मिनट्स, विदिन 15। इतने समय के अंदर अंदर हम जब किसी काम को कर लेते हैं, किसी एक समय के अंदर अंदर कोई काम हो जाता है तो उसके लिए हम विदिन का यूज़ करते हैं। जैसे मैं 15 मिनट में रेडी हो जाता हूँ तो आई गेट रेडी, गेट रेडी। गेट रेडी का मतलब होता है तैयार होना। विदिन 15 मिनट्स, विदिन 15 मिनट्स, राइट। मैं 10 मिनट के अंदर अंदर अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेता हूँ। आई फिनिश माई ब्रेकफास्ट विदिन 10 मिनट्स। तो विदिन का मतलब होता है किसी समय के अंदर अंदर। प्रपोजिशन नंबर 30, टुवर्ड्स का मतलब, इसके दो मतलब होते हैं एक्चुअली। पहला इसका मतलब होता है के प्रति, के प्रति, और दूसरा की ओर, की ओर। फर्स्ट की बात करें के प्रति, जैसे वो उसकी हेल्थ के प्रति बहुत सिंसियर है, तो ही इज़ सीरियस टुवर्ड्स हिज हेल्थ। या फिर वो उसकी पढ़ाई के प्रति बहुत सीरियस है, तो शी इज़ सीरियस टुवर्ड्स हर स्टडी। कई बार बोलते हैं कि आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत इनडिसिप्लिन हो या फिर सीरियस नहीं हो, तो यू आर नॉट सीरियस टुवर्ड्स योर हेल्थ। तो ये हुआ के प्रति। एक और एग्जांपल लेते हैं इसमें। मैं अपने काम के प्रति ईमानदार हूँ, तो आई एम ऑनेस्ट टुवर्ड्स माई वर्क। तो के प्रति, टुवर्ड्स का मतलब जब के प्रति होता है तो उसके एग्जाम्पल देखें। अब बात करते हैं की ओर। सेकंड सेंस है इसका की ओर, राइट। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए आता है। डायरेक्शन इन द सेंस कैसे, वो मेरी ओर आया तो ही केम टुवर्ड्स मी, टुवर्ड्स मी। जैसे ये एक डॉग है, कुत्ता है, तो ये इस लड़के के पीछे भागा, ये कुत्ता इस लड़के के पीछे भागा, तो द डॉग रैन टुवर्ड्स द बॉय। मैं उसकी ओर गया तो आई वेंट टुवर्ड्स हिम, आई वेंट टुवर्ड्स हिम। तो टुवर्ड्स का मतलब होता है के प्रति और की ओर। तो फ्रेंड्स, ये था प्रपोजिशन का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, जिसमें हमने ऑन टोटल 30 प्रपोजिशंस और उनके
यूजेस डिस्कस किए। प्रपोजिशंस इंग्लिश में काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वी हैव इन इंग्लिश ग्रामर। इसीलिए आप इसको अच्छे से स्टडी कीजिए और इससे रिलेटेड जो PDF है वहाँ आप जाइए और काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड वहाँ दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाकर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ताकि आप इस टॉपिक को और जितने भी प्रपोजिशंस हमने यूज़ किए उनके यूजेस को अच्छे से आप समझ पाओ। सो दिस इज़ इट। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय, सी यू ऑल। अभी इससे पहले जो हमने प्रपोजिशंस किए उसमें एक दो प्रपोजिशन जो हमारे इंपॉर्टेंट थे, जो छूट गए थे, हम डिस्कस नहीं कर पाए थे उसको। सो लेट्स लुक एट देम, क्योंकि इनका यूज़ सेंटेंस में काफ़ी किया जाता है तो हमारे लिए इनको पढ़ना भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो एक दो प्रपोजिशंस और हमारे बचे हुए हैं तो हम उनको और देख लेते हैं। पहले बात करेंगे फॉर की। फॉर का जो सेंस है जो हमारे समझने में आता है दैट इज़ के लिए, के लिए। इसका एक सेंस ये है दैट इज़ के लिए। फॉर के रूल्स की बात करें, जहाँ पर भी के लिए का सेंस हो वहाँ पर हम फॉर लगा देते हैं। जैसे मैं आता हूँ स्टडी के लिए, तो आई कम फॉर स्टडी। वो मार्क्स के लिए स्टडी करता है तो ही स्टडीज़ फॉर मार्क्स, स्टडीज़ फॉर मार्क्स। तो ऐसे ही के लिए का जब सेंटेंस में हिंदी में आता है तो हम वहाँ पर फॉर का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा इसका यूज़ है टाइम के लिए। टाइम के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसके पहले जो हमने टेंसेस में डिस्कस किया कि सिंस और फॉर, दो प्रपोजिशंस हमने वहाँ डिस्कस किए थे। तो फॉर का यूज़ हम करते हैं काउंटेबल टाइम के लिए। काउंटेबल टाइम जैसे कि मिनट्स, सेकंड्स, आवर्स, तो इनके लिए हमें फॉर का यूज़ करना होता है। जैसे मैं 2 घंटे स्टडी करता हूँ तो आई स्टडी फॉर 2 hours। मैं 20 मिनट बोलता हूँ तो आई स्पीक फॉर 20 minutes। वो 5 घंटे खेलती है तो शी प्लेज फॉर 5 hours। तो जब हम टाइम की बात करेंगे, काउंटेबल टाइम की, तो वहाँ पर हम फॉर से बात करते हैं। तीसरा इसका यूज़ देखते हैं। कुछ भी हम खरीदते हैं, बाय और सेल करते हैं, बेचते हैं, तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक नया फ़ोन 10,000 रुपीज़ में ख़रीदा, आई बॉट अ फ़ोन, या फिर न्यू फ़ोन फॉर 10,000 रुपीज़। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसमें, जो मेरे पास में पुराना फ़ोन था वो मैंने 5,000 का बेच दिया, तो आई सोल्ड ओल्ड फ़ोन फॉर 5,000 रुपीज़। तो ख़रीदने और बेचने के लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फोर्थ रूल की बात करते हैं, लाइक, लाइकिंग फॉर और टेस्ट फॉर। किसी चीज़ को लेकर हमारी समझ या फिर हमारी पसंद। जैसे आपकी म्यूज़िक की पसंद अच्छी है तो यू हैव गुड लाइकिंग फॉर या फिर टेस्ट फॉर म्यूज़िक। तो ऐसे हम फॉर का यूज़ पसंद होने के लिए या फिर जो भी हमारा टेस्ट होता है उसके लिए कर सकते हैं। अब टेस्ट का पर्पस हमेशा खाने पीने के सेंस में ही हम नहीं दिखाते, अदरवाइज़ भी अगर हम बात करते हैं कोई भी चीज़ हमारी जो लाइकिंग में आती है उसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फिफ्थ रूल की बात करें, वॉक और पिकनिक। यहाँ पर जाने के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ सुबह, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। दूसरे एग्जाम्पल देखें, मैं पिकनिक पर गया था, आई वेंट फॉर पिकनिक।
सिक्स्थ रूल की बात करें, वेट के साथ में हम फॉर का यूज़ करते हैं। वेट फॉर, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, आई वॉज वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। तो वेट के साथ में भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। सेवेंथ रूल देखिए, जब हम किसी जगह पर जाना शुरू करते हैं तो उसके लिए भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। जैसे कि स्टार्ट फॉर, मैं आगरा जाने के लिए तैयार हुआ या फिर मैं आगरा जाने लगा, तो आई स्टार्टेड फॉर आगरा, स्टार्टेड फॉर आगरा। मैं मुंबई जाने लगा, तो आई स्टार्टेड फॉर मुंबई। तो जब हम किसी जगह जाने लगते हैं या फिर किसी जगह जाने के उद्देश्य से आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं स्टार्ट के साथ में। तो ये थे कुछ रूल्स रिलेटेड टू फॉर। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रपोजिशन के बारे में, विच इज़ अपॉन। ओके, तो हमारा प्रपोजिशन नंबर 32 है अपॉन। अब अपॉन का मतलब भी के ऊपर है। एक प्रपोजिशन और हमने स्टडी किया था, दैट वाज ऑन। तो ऑन और अपॉन में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का मतलब ही के ऊपर होता है। सी, ऑन का मतलब जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ होती है, ठीक है ना, किसी भी चीज़ के अगर हम किसी सरफेस के ऊपर होने की बात करते हैं तो हम ऑन से बात करते हैं। लेकिन अगर कोई चीज़ मोशन में होती है तो वहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। वो स्टेज पर खड़ा हुआ है, मतलब उसका मूवमेंट नहीं है, वो स्टिल खड़ा हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं हम इसका, जहाँ पर वो मोशन में है। अब इसी सेंटेंस को हमने थोड़ा सा बदल दिया, लाइक ही इज़ डांसिंग, ही इज़ डांसिंग ऑन द स्टेज। अब यहाँ पहला सेंटेंस था ही इज़ स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, तो यहाँ पर जो ऑन था वो सही था क्योंकि वो स्थिर खड़ा हुआ था, सरफेस के ऊपर था वो। लेकिन यहाँ पर जब वो डांस करेगा, यहाँ एक्शन बदल गया, यहाँ काम बदल गया। तो जब वो डांस करेगा तो वो मूव करेगा, किसी भी सरफेस पर उसे मूव करना पड़ेगा तभी वो डांस कर सकता है। तो यहाँ पर ऑन की जगह पर हम अपॉन का यूज़ कर लेंगे, ऑन की जगह पर अपॉन का यूज़ करेंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे कि ही इज़ वॉकिंग अपॉन द रोड, समथिंग लाइक। जब किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ मूव करती है, हिलती है, मोशन में होती है, तो उसके लिए हम अपॉन का यूज़ करते हैं। अब कई बार हमें स्टोरी राइटिंग में देखने को मिलता है कि जब कोई चीज़ मोशन में होती है तो उसके लिए कभी कभार ऑन और कभी कभार अपॉन का यूज़ होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे अगर कोई जानवर है, लेट्स से कोई हॉर्स है, बुरी पिक्चर है ये, घोड़ा है, तो इस घोड़े पर जब आप बैठते हो तो ये घोड़ा खड़ा रहेगा या फिर ये घोड़ा मूव करेगा? तो जब आप इस घोड़े के ऊपर बैठते हो तो ये घोड़ा मूव नहीं करेगा, क्योंकि जब आप बैठोगे तो वो घोड़ा खड़ा रहेगा और जब आप उसके ऊपर बैठ जाओगे तब आप उसको मूव कराओगे। तो यहाँ पर हम ऑन का यूज़ करते हैं। वहीं दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एक कुत्ता है, ठीक है, और एक बिल्ली है, एक बिल्ली है। तो जब ये कुत्ता इस बिल्ली के ऊपर झपटेगा तो ये बिल्ली खड़ी रहेगी घोड़े की तरह या फिर ये बिल्ली भागेगी? ऑब्वियस सी बात है कि बिल्ली भागेगी। जब कुत्ता इसके ऊपर झपटेगा तो ये अपनी जान बचाने के लिए जब भागेगी तो ये बिल्ली मोशन में है, ठीक है ना, और ये इसके ऊपर जंप कर रहा है, झपट रहा है, इसीलिए यहाँ पर हम अपॉन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ये घोड़े का एग्जाम्पल था जो कि स्टिल खड़ा हुआ था और आप उसके ऊपर बैठे, उसके बाद में फिर उसने मूव करना शुरू किया। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये कुत्ता इसके ऊपर झपटेगा तो वैसे ही बिल्ली भागेगी, तो दोनों मोशन में हुए, तो इसीलिए हम अपॉन का यूज़ करते हैं। तो इस एग्जाम्पल को हम लिखेंगे तो डॉग जम्प्ड अपॉन द कैट, और इसको हम लिखेंगे
तो द मैन जम्प ऑन द हॉर्स, राइट। तो ये था एक छोटा सा डिफरेंस ऑन वर्सेस अपॉन में। तो अब हमारे प्रपोजिशंस कंप्लीट हैं। थैंक यू वेरी मच, सी यू लेटर।